एक गांव में चांदमल नाम का एक सेठ रहता था जो बहुत ही लालची था। किसानों को बहला फुसलाकर ठेके पर खेत में काम करवाता था और बाद में उनके सामने शर्त रखकर उनका हक मान लेता था। एक दिन वो अपने आदमी से कहता है, देखो भीखू, यह गरीब किसान भी बड़े अजीब होते हैं। जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मुझ जैसा मालिक बस बैठे बैठे हुक्म चलाता है और सारी फसल मेरे गोदामों में भर जाती है। तो भीखू कहता है, सच कहते हो सेठ जी, पूरा गांव आपकी मुट्ठी में है। इनकी मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। पूरे गांव पर आपका ही राज है। आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर सेठ चांदमल कहता है, राजा तो हूं ही मैं। इन बेवकूफों को ऐसी ऐसी शर्त पर अपनी जमीन उधार देता हूँ कि मेहनत ये करते हैं और फसल मैं हड़प लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। सेठ यह बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास हरिया नाम का एक गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हो। तो सेठ कहता है, हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं भी आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। मुझे भी 1 साल के लिए आपकी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मेरा नाम हरिया है और मैं पास के गांव झोखनपुर में रहता हूँ। तो सेठ कहता है, हाँ ठीक है हरिया, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर तो दे दूंगा। उसके लिए मेरी कुछ शर्तें सुन लो। ठीक है सेठ जी, बताइए क्या शर्त है। यह कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल होगी, फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। सेठ से जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद हरिया वहां से चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए हरिया उस खेत में पहुंच जाता है। चलो, सेठ जी से जमीन तो मिल गई है, अब इसमें खेती करता हूँ। उम्मीद है कि इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे हिस्से में कुछ बच पाएगा। हरिया किसान दिन रात कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद फसल उगकर तैयार हो जाती है। हरिया अब अपनी उस फसल की कटाई भी शुरू कर देता है और कहता है, चलो भाई, इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुआ है। अगर आधी जमींदार भी ले जाएगा तो भी मेरे हिस्से में कुछ आ ही जाएगा। हरिया की उगाई हुई फसल खबर सेठ चंद्रमल के कानों तक पहुंच जाती है। सेठ का आदमी भीखू कहता है, अरे सेठ जी, सुनते हो क्या? आज हरिया अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो हरिया की फसल बहुत अच्छी हुई है। तो सेठ कहता है, क्या सच में? यह तो बहुत अच्छी खबर है कि हरिया आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। फिर सेठ और भीखू खेत पर पहुंचकर कहते हैं, अरे हरिया, फसल तैयार हो गई है क्या? इस बार तो तुम्हारी फसल काफी अच्छी लग रही है। तो हरिया कहता है, हाँ सेठ जी, इस बार मैंने धान की फसल लगाई है। काफी मेहनत करने के बाद इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। तो सेठ कहता है, अरे यार, तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है। यह तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होगी ही। तो हरिया कहता है, सेठ जी, भले ही उपजाऊ हो, लेकिन अगर वहाँ मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? मैंने बहुत मेहनत की है इस पर। तो सेठ कहता है, ज्यादा मत बोल हरिया, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल, ताकि मैं चलूं यहाँ से। मुझे और भी काफी काम है। यह कहकर सेठ हरिया से अच्छी अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल हरिया के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर हरिया मायूस हो जाता है। हे ऊपर वाले, इतनी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। आखिर कब तक दूसरों के इशारों पर नाचता रहूंगा? भगवान, कब मेरी अपनी जमीन होगी? हरिया इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था।
कुछ महीनों बाद हरिया का बेटा रमेश, जो शहर पढ़ने के लिए गया था, वापस गांव आ जाता है। गांव आने पर जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुखी हुआ और अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी, हमारे गांव का यह हाल क्यों है? सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? तो उसके पिताजी बताते हैं, बेटा, इस गांव में किसानों की यही किस्मत है। सेठ चांदमल जैसे लोग हमारी मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और फल सेठ चांदमल जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है। अधिकतर किसान बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते। किसानों की यह स्थिति सुनकर हरिया का बेटा रमेश बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में आ जाता। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अब यह अन्याय और नहीं चलेगा। आज से मैं खेती करूंगा और उस लालची सेठ चांदमल को उसी की शर्तों में उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। अगले ही दिन रमेश सेठ चांदमल के घर पहुंच जाता है। तो सेठ चांदमल कहता है, कहो रमेश, क्या बात है? तो रमेश कहता है, सेठ जी, पिताजी की जगह इस बार मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। तो सेठ कहता है, क्या बात है, अब तुम खेती करोगे? जाओ, अभी तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। बच्चे, पढ़े लिखे लड़के खेती के नाम पर गधे साबित होते हैं। तो रमेश कहता है, नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन हूँ तो किसान का बेटा ही ना। खेती किसानी मेरा धर्म है। तो सेठ जी कहते हैं, चल ठीक, मान लेता हूँ। वैसे भी आजकल काम का क्या रह गया है? सब पढ़ लिख कर ऐसे ही बेरोजगार तो घूम रहे हैं। फिर रमेश कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। तो सेठ जी कहते हैं, अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले नियम और शर्तें तो सुन लो। फिर रमेश कहता है, क्या शर्त है सेठ जी, बताइए। सेठ चांद्रमल अपने मन में कहता है, यह तो बच्चा है, इस बार इसे कुछ ऐसी शर्त बताता हूँ जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसका पिता हरिया हर साल धान की फसल लगाता है, तो यह बेवकूफ भी धान ही लगाएगा। इतना सोचकर सेठ कहता है, अच्छा रमेश सुनो, तुम जो भी फसल उगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। अगर मेरी यह शर्त मंजूर है तो बोलो। तो रमेश कहता है, ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। अगले दिन से रमेश खेतों पर काम करना शुरू कर देता है। रमेश ने इस बार धान के बदले आलू की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। आलू की वह फसल बहुत ही अच्छी हुई। अब रमेश खेत से आलू निकालने लग जाता है। फसल की खबर मिलते ही सेठ चांदमल रमेश के पास पहुंच जाता है और कहता है, अरे रमेश, शर्त याद है ना तुम्हें? आधा तुम्हारा। तो रमेश कहता है, हाँ सेठ जी, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। आपने कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका होगा, तो आप अपना हिस्सा ले सकते हैं। फिर सेठ का आदमी कहता है, अरे सेठ जी, इसने तो चालाकी मार दी, यह धान का फसल नहीं है, यह तो आलू की फसल है। तो सेठ जी कहते हैं, अरे यह क्या, इस बार तुमने आलू लगाया है? तो रमेश कहता है, हाँ सेठ जी, पिताजी ने इतने सालों से धान की ही फसल लगा रहे थे, तो मैंने सोचा इस बार आलू की फसल लगा लेता हूँ। फिर सेठ जी कहते हैं, अरे मैं क्या करूँगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारे आलू तुम ले रहे हो? तो रमेश कहता है, आप ही की शर्त है सेठ जी, आप ही ने बताया था और अब आप शर्त मानने को तैयार नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह रमेश ने चालाकी दिखाते हुए लालची सेठ को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी आलू लेकर घर आ गया और घास फूस उस सेठ के हिस्से छोड़ आया। अरे मालिक, पूरे गांव में आज तक आपके सामने किसी ने चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की, और यह रमेश का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया। तो सेठ कहते हैं, अरे वो बच्चा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा, आने दो उसे, इस बार तो मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे दोबारा उलझने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ दिन के बाद रमेश दोबारा सेठ के घर आता है। कैसे हो सेठ जी? तो सेठ जी कहते हैं,
कहो लड़के, इस बार क्या चाहिए तुम्हें? तो रमेश कहता है, आपकी जमीन ठेके पर चाहिए सेठ जी। तो सेठ जी कहते हैं, ठीक है, तो मेरी इस बार की शर्त भी सुन ले लड़के। इस बार तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार फसल के नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तेरा होगा। बोलो, मेरी यह शर्त मंजूर है? तो रमेश कहता है, मुझे मंजूर है सेठ जी, इस बार ऊपर का भाग मेरा ही होगा। इस तरह रमेश सेठ से बात करने के बाद घर आ जाता है और इस बार दोबारा खेती करने की तैयारी में जुट जाता है। रमेश इस बार गेहूं की फसल लगाता है और कुछ दिनों बाद फसल काफी अच्छी उगती है और रमेश कहता है, अरे वाह, इस बार तो गेहूं की फसल खूब लहरा रही है, मजा आ जाएगा। आने दो अब उस लालची सेठ को, फिर मजा चखाता हूँ उसको। कुछ दिन बाद सेठ रमेश के पास आता है। जैसे ही गेहूं के खेत के पास पहुंचा, उसका दिमाग चकराना शुरू हो गया। अरे यह क्या, इसने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी है। यह लड़का जितना मैं सोच रहा हूँ उससे कई ज्यादा होशियार निकला। फिर रमेश कहता है, नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? देखिए सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की खेती की है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। इस तरह रमेश ने अपनी होशियारी से सेठ चांद्रमल को दोबारा बेवकूफ बना दिया और सेठ एक बार फिर से धोखा खाकर आग बबूला हो गया। फिर भीखू कहता है, अरे मालिक, उस छोटे से बच्चे का दिमाग तो देखिए, आप जैसे इतने बड़े चालबाज को फिर से बेवकूफ बना दिया। तुम सही कह रहे हो भीखू, मैं उसको बच्चा ही समझ रहा था और उस बच्चे ने तो मुझे बेवकूफ ही बना दिया। आने दो इस बार, फिर उसको बताता हूँ कि सेठ चांदमल किसे कहते। रमेश ने गेहूं की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आया। उस फसल का कुछ हिस्सा उसने गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। रमेश और उसका पिता हरिया दोनों ही बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आया। चलो आज उस सेठ के साथ दोबारा मुलाकात करता हूँ और इस साल भी ठेके पर जमीन लेकर फसल उगाता हूँ। देखता हूँ इस बार शर्त में वह सेठ कौन सा खुरापाती दिमाग लगाता है। यह सोचकर रमेश उस सेठ के पास दोबारा पहुंच जाता है। तो सेठ कहता है, अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने दोबारा आ गए। अब क्या खेल खेलना चाहते हो मेरे साथ? देखो बच्चे, ज्यादा होशियारी बनने की कोशिश मत करना, मैं भी सेठ चांदमल हूँ। तो रमेश कहता है, मुझे होशियारी नहीं आती सेठ जी, मैं तो एक किसान का बेटा हूँ। होशियार तो आप लोग हो जो गांव के गरीब किसान की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। तो सेठ कहता है, अपनी जबान पर काबू रख लड़के, यह क्या बक रहा है? जिस काम के लिए आया है वो बात कर, यहाँ ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। फिर रमेश कहता है, सेठ जी, चलिए काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए, इस बार आपकी क्या शर्त है? तो सेठ जी कहते हैं, हाँ शर्त तो है। तू खुद को बड़ा होशियार समझता है ना? बच्चे, चल, इस बार फसल के नीचे का और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा, बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, मेरी यह शर्त मंजूर है तुझे? तो रमेश कहता है, बिल्कुल सेठ जी, जैसा आप कहें। चलो मैं चलता हूँ, मुझे अब फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची सेठ की बातें मानकर रमेश घर चला जाता है। वो फिर से फसल की तैयारी में लग जाता है और इस बार वो गन्ने की फसल लगाता है। घर पर रमेश के पिताजी कहते हैं, इस बार खेती में कौन सा फसल लगाया है बेटा? पिताजी, इस बार मैंने गन्ने की खेती की है, फसल काफी अच्छी हुई है। इस बार भी आमदनी अच्छी होगी। पिताजी, बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। कुछ दिनों बाद लालची सेठ और भीखू दोनों दोबारा रमेश के पास आते हैं। तो रास्ते में भीखू सेठ जी से कहता है, अरे सेठ जी, इस बार रमेश का दिमाग चकरा जाएगा। इस बार आपने बहुत ही बढ़िया शर्त रखी है, ऊपर का भी और नीचे का भी आपका। तो सेठ जी कहते हैं, बिल्कुल सही कहा भीखू, इस बार मैंने अपने दिमाग का 200% यूज किया है, ब्रह्मास्त्र छोड़ा है
अब देखता हूँ कि इस बार वो रमेश का बच्चा कैसे बचता है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो खेत पर पहुंचते हैं तो भीखू कहता है, अरे सेठ जी, यह रमेश तो आपका भी बाप निकला। देखो जरा उसने इस बार कौन सी फसल लगाई है। तो सेठ जी देखकर बोले, अरे यह क्या, यह तो गन्ने की फसल है। अब बताओ, भला ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका होगा, मतलब मेरे हिस्से में इस बार भी झाड़ फूस ही आनी है। मैं इस बार फिर से बेवकूफ बन गया। मान गए इस किसान के बच्चे के दिमाग को। इतने में वो लोग रमेश के पास पहुंच गए। फिर रमेश कहता है, अरे आइए सेठ जी, कैसे हो आप, और आप दोनों में क्या बातचीत चल रही है, जरा मुझे भी बताओ। तो सेठ जी कहते हैं, अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया। मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा सेठ जी। आप तो दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। देखो सेठ जी, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर और नीचे का हिस्सा आप ले जाओगे, बीच का मैं लेकर जाऊंगा। तो भीखू कहता है, अरे वो किसान के बच्चे, सेठ जी को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। बेईमानी और धोखाधड़ी में वह सबके बाप हैं। यह खेत भी हमारा है और फसल भी हमारी है। फिर सेठ जी कहते हैं, अरे वो भीखू, बस कर, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शायद यह हमारी ही करनी का फल है। मैंने भोले भाले इन किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार हमसे किसी ने पंगा लिया है और इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं समझ चुका हूँ कि अब मैं किसी किसान को परेशान नहीं करूँगा। सबकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा और जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं वह सब वापस कर दूंगा। तो रमेश कहता है, सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान दिन रात मेहनत करता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। कभी अच्छे कपड़े पहन नहीं पाता और ना ही कभी अच्छा खाना खा पाता है। दिन रात दूसरों का पेट भरने के लिए वह अपना पेट जलाकर मेहनत करता है। ऐसे में इनको तरसाना ठीक नहीं। इनका हक तो इनको मिलना ही चाहिए। इस तरह रमेश अपनी मेहनत और चतुराई से उस लालची सेठ को सही रास्ते पर ले आया और सेठ ने सभी किसानों की जमीन और पैसा उनको वापस कर दिया। उस दिन के बाद गांव के सभी किसान खुशी खुशी रहने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।